ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करूंगा देश के मुख्य विपक्षी दल की, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी की, भारतीय कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस में विमर्श हो रहा है। 2 दिन का महाधिवेशन शुरू हो गया है और महाधिवेशन भी कहां? महात्मा गांधी की जन्मभूमि, सरदार पटेल की जन्मभूमि गुजरात में। तो यह विमर्श क्या सत्ता का जो संघर्ष चल रहा है कांग्रेस का, उसे खत्म करेगा? कोई राह दिखाएगा? वैचारिक स्पष्टता क्या कांग्रेस दे पाएगी, या अभी वो जो उलझन में है, वो उलझन की गांठें जो खुलने का नाम नहीं ले रही, वो जस की तस बनी रहेंगी क्या? यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 55 साल से ज्यादा देश पर राज किया, देश को आजादी दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई, आज की तारीख में राजनीतिक कैदी बन चुकी है। कुछ राज्यों में तो बिल्कुल नामो निशान ही खत्म होता दिखाई दे रहा है। 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी, कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है, एक भी। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कोई सांसद ही नहीं। और 3 राज्य तो ऐसे हैं, एक भी विधायक नहीं। और जिस गुजरात में 1985 में 182 में से 149 सीटें जीती थी कांग्रेस ने 1985, और उसके ठीक 10 साल बाद सत्ता से ऐसी बेदखल हुई कि पिछले 30 सालों से सत्ता के आसपास भी पहुंचने में नाकाम रही। और इस बार जो पिछले चुनाव हुए 2022 के, 17 सीटों पर सिमट गई। 17 लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं दे सकती। ऐसे में 64 साल बाद गुजरात की ओर फिर से रुख किया है। यह महाधिवेशन, कांग्रेस का कोई महाधिवेशन 64 साल बाद गुजरात में हो रहा है। अब ताल ठोक रही है कांग्रेस। महात्मा गांधी के विचारों की तो ठोकती है। सरदार पटेल की विरासत को कहीं भूल गई थी, जिसे लपक लिया, बीजेपी ने अपना बना लिया। अब कांग्रेस उसे वापस लेने की भी कोशिश कर रही है। ये कोशिश कितनी सफल होगी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनका रहेगा इंतजार। कांग्रेस में मंथन और चिंतन, विमर्श वो किया जा रहा है। कहां पर? गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की भूमि, यही गुजरात जो जन्मभूमि और कर्मभूमि भी रही महात्मा गांधी और सरदार पटेल की। तो वहां पर न्याय पथ, ये कांग्रेस का महाधिवेशन में क्या चर्चा हो रही है कि भाई न्याय पथ, संकल्प, समर्पण, संघर्ष आने वाले दिनों में, आने वाली राजनीति में क्या राह पकड़ेगी कांग्रेस। और ऑप्टिक्स आर वेरी मच इन प्लेस। आज पहला दिन और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में बैठक हुई। तो सरदार पटेल की जो विरासत है, और वो तो कांग्रेस ही थे, लेकिन आज की तारीख में वो सबसे बड़े प्रतीक बन गए हैं बीजेपी के। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दी, और बात बात में बीजेपी इस विमर्श को लेकर आ जाती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री अगर सरदार पटेल होते तो देश की स्थिति ही कुछ और होती। यह बात अलहदा है कि सरदार पटेल ने बाकायदा आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया। उनकी प्रतिबद्धता, देश के तिरंगे और संविधान को लेकर सवाल उठाए। लेकिन आज वो प्रतीक बन गए हैं बीजेपी के।
तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आज वो बीजेपी पर हमला करते दिखे। उन्होंने कहा सरदार पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों के विपरीत थी, आरएसएस पर बैन लगाया, ये मैंने भी आपको बताया। और आज उस संस्था के लोग पटेल की विरासत पर दावा कर रहे हैं। तो अगर आप बुला देंगे तो भाई लोग दावा करेंगे। यही तो राजनीति है, साम दाम दंड भेद का भी खेल होता है। सांप्रदायिक विभाजन कर देश को भटकाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी तो बता रही है सरदार पटेल देश को एकजुट करना चाहते थे। ये कांग्रेस ने सांप्रदायिकता का जहर फैलाया है। और कल साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन होगा। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शामिल होंगे। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी बैठक में होंगे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी होंगे। अब जब मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो 3 राज्यों में ही तो सरकार है, 3 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। ट्रिपल डिजिट्स में, यानी कि 100 या उससे ऊपर के आंकड़ा पिछले 3 चुनाव से लोकसभा में कांग्रेस हासिल करने में नाकाम रही है। 7 राज्य ऐसे हैं, मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, जहां पर उनकी सरकार ही नहीं है, मतलब सांसद ही नहीं है वहां पर एक भी। और सत्ता से दूर कुछ राज्यों के जब आंकड़े बताऊंगा तो आपके भी दरअसल होश उड़ जाएंगे। अखिल भारतीय स्तर की अपने आप को पार्टी बताती है कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में 1977 से सरकार नहीं बना पाई, 48 साल हो चुके हैं। बिहार में 35 साल हो चुके हैं सरकार बनाए हुए। उत्तर प्रदेश में 36 साल, 1989 से सरकार नहीं बनी है। तमिलनाडु 1967 से 58 साल हो गए, पद्दी चढ़े हुए हैं डीएमके के साथ कि डीएमके के हम सहयोगी हैं, खुद सत्ता हासिल नहीं कर पाए। उड़ीसा में 25 साल हो चुके हैं, त्रिपुरा में 32 साल हो चुके हैं, हरियाणा में भी 10 साल हो लिए, महाराष्ट्र में 10 साल हो लिए, केरल में 10वां साल अब शुरू हो रहा है और असम में भी। अब ये सबसे बड़े दल, कभी एक जमाने में 55 साल देश पर राज किया, उसकी ये गत ये क्यों हुई, इसका एक अंदाजा राहुल गांधी ने भी दिया। आज बोले राहुल गांधी, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी हमारा साथ छोड़कर चले गए। कमंडल की राजनीति 90 के दशक में शुरू हुई थी। यहां भी 35 साल लग रहे हैं कांग्रेस को यह समझ में आने में कि पिछड़ा हमें छोड़ गया, हम राजनीति में पिछड़ गए। और कितने पिछड़े नेता हैं आज की तारीख में कांग्रेस में। या शब्द वीर बन के ही काम चल जाएगा। हम मुस्लिमों की, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इसीलिए कई बार हमारी आलोचना भी होती है। डरना नहीं है, इससे मुद्दे उठाए जाने चाहिए। तो वक्फ संशोधन विधेयक पर क्यों नहीं बोले राहुल गांधी? प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों गायब थी, सदन में ही नहीं थी। सोनिया गांधी भी नहीं बोली। बाकी नेताओं ने वो बीड़ा क्यों उठाया? डरेंगे भी नहीं और बोलेंगे भी नहीं। बोलते वैसे हैं राहुल गांधी। इसी गुजरात में 9 मार्च को वो पहुंचे थे अहमदाबाद में और कहा कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं, हमारे बब्बर शेर हैं, लेकिन कई चेन में बंधे हुए हैं। अब किसने बांधा है चेन में? उन्होंने कुछ इशारा दिया कि गुजरात के आधे नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। तो भाई आप किस किस को अध्यक्ष बनाते हैं, किस किस को सर पर चढ़ाते हैं, वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। उसमें अल्पेश ठाकुर हो, हार्दिक पटेल हो, चिराग पटेल हो, सीजे चावड़ा हो, अर्जुन मोढवाडिया हो, अमरीश डेर हो, इनमें से कुछ को अध्यक्ष बनाया, कुछ को बड़ा चेहरा बनाया, छोड़कर आपको चले गए। दिए तले अंधेरा हो रहा था और आपको पता भी नहीं लगा। कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है। तो ये कौन सी कांग्रेस है? सबसे बड़े नेता तो आप हैं राहुल गांधी, और 30-40 लोगों को निकालना पड़े तो वो भी करेंगे।
अब वो कब निकाले जाएंगे, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। 9 मार्च की बात थी, 8 अप्रैल को आज हम बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गुजरात की वो भूमि है जहां से हमें हमारी मूल विचारधारा मिली। हम यहां से जनता की आवाज बुलंद करने और लोकतंत्र व संविधान की रक्षा करने के लिए अपने संकल्प को दोहराते रहेंगे, बोलते रहेंगे या जमीन पर भी ये फैसले उतरते दिखाई देंगे। एक और क्रांतिकारी फैसला, उसकी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है कि अब प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता तय नहीं करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए, विधानसभा का या लोकसभा का। अब जिला अध्यक्षों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, पर इसमें भी अंदर खाने काफी तनातनी हो रही है, ऐतराज भी दर्ज हो रहे हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट, उन्हें लग रहा है कि हमारी कमाई के एक जरिए में क्यों बिना बात टांग अड़ाई जा रही है। तो इस विमर्श में कुछ निकलेगा भी, और सत्ता का संघर्ष खत्म होगा क्या कांग्रेस का, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और मैंने विमर्श और संघर्ष की यहां पर बात की है, तो गुजरात में कांग्रेस का विमर्श खत्म होगा सत्ता का संघर्ष, और पटेल की विरासत बनेगी कांग्रेस की वैचारिक ताकत। चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लॉन्डे पाटिल। गुजरात है जहां 17 सीटों पर सिमट गई, अब तो 12 रह गई हैं। हालत यह, अब 12 रह गए, जीते 17 थे, 5 जीत गई थी आम आदमी पार्टी, अच्छे खासे इनरोड किए। कहने को इंडिया में है, लेकिन अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का 36 का आंकड़ा भी चल रहा है। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता पत्रकार भी रह चुके हैं अनुराग ढांडा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, और पैनल में सबसे युवा लेकिन तजुर्बा असीम है आदेश रावल भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पर अतुल, अब आपको याद आ रही है सरदार पटेल की विरासत, 150वीं जयंती है सरदार पटेल की, वो प्रतीक बन गए बीजेपी के, अब आपको याद आ रही है। 64 साल बाद गए हैं गुजरात में, लेकिन याद सरदार पटेल भी बड़े दिनों बाद आए। नहीं, देखिए संदीप जी, ये बीजेपी की विवशता है कि बीजेपी के पास अपना कोई नेता नहीं, अपना कोई विचार नहीं, और विचार है भी तो अपना कर सामने आ नहीं सकते। ये उनकी विवशता है, हमारी कभी विवशता नहीं रही। अब बड़े बड़े लोग बलि चढ़ गए हैं। जिस तरह का प्रचार और जिस तरह का प्रोपेगेंडा आरएसएस करती है, उसकी जो क्षमता है झूठ फैलाने की, उसके बड़े बड़े लोग जो है उसके बलि चढ़े हैं। तो बाकी लोग चढ़े, पत्रकार चढ़े हो गए, तो उसमें मुझे कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा है। 1959 में पहला नर्मदा सागर जो डैम बना था, उसको सरदार सरोवर का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। 8 फरवरी 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खुद जो खत लिखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उसमें कहा था कि आरएसएस ये कह रही है, आपके विचार के लोग ये कह रहे हैं कि नेहरू और सरदार पटेल को खुले आम सरेआम पब्लिक में फांसी दे देनी चाहिए। ये उनकी तब की बात थी। और जो पुलिस आईपीएस की एकेडमी है, क्योंकि देखिए प्रशासनिक सुधार जो है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही किए हैं, तो प्रशासनिक सुधार करने के बाद उनको जो एक श्रद्धांजलि जो है, एक लाल बहादुर शास्त्री जी को लवासना जो है जहां आईएएस की ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन होता है, और दूसरा जो पुलिस एकेडमी है हैदराबाद में, वहां पर जो नाम दिया गया है वो सरदार पटेल जी का नाम दिया है। तो हर वक्त उन्हें याद किया गया है। बस झूठ बोलना जो है कांग्रेस को, भारत रत्न कब दिया गया सरदार पटेल को? यही तकलीफ है। भारत रत्न कब दिया गया? अपने जीते जी जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न से नवाज लिया, सरदार पटेल को कब मिला? देखिए, नेहरू जी को जो भारत रत्न मिला था, वो गलतफहमी में दूर कर दूं आप सबकी, वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर में राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद दिया था। उसका कैबिनेट रिजोल्यूशन भी नहीं है, वो उन्होंने अपने डिस्क्रिशनरी पावर में दिया था, वो नेहरू जी ने नहीं लिया था।
तो ये कुछ जो बातें हैं जो गलत बीजेपी का प्रचार जो है ना, नेहरू जी का इसे पहले राज तो मैं आया, मिटा नहीं सकता इंदिरा था। गांधी का और कभी राज भी सरदार आया, वल्लभ भाई राजीव गांधी का राज आया। 1991 में मिला ना भारत रत्न सरदार पटेल को, इसीलिए तो बड़ी आसानी से आपकी विरासत, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा, सरदार पटेल कांग्रेसी थे, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, और पत्राचार जो हुए हैं, कोई लेटर्स जो उन्होंने लिखे हैं उनका ढंग से अध्ययन करेगा तो वो 100% कांग्रेसी थे, पर कांग्रेस ने ही उनको नजरअंदाज किया क्या, इसीलिए बीजेपी उठा ले गई, उड़ा कर ले गई आपके प्रतीक को। नहीं देखिए, अगर ऐसा होता तो जितने जितने एकेडमिक बुक्स है और जितना इतिहास लिखा गया है, क्योंकि उस वक्त सरदार पटेल और नेहरू जी बराबरी के पॉपुलर थे। नेहरू जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जो सीडब्ल्यूसी के रिजोल्यूशन में खुद सरदार जी ने कहा था कि नहीं, प्रधानमंत्री उनको ही बनना चाहिए। अब ये बात और है कि उनका देहांत 15 दिसंबर 1950 में हो गया था और पहला चुनाव 51-52 में हुआ था, तो ये बीजेपी का प्रचार प्रसार जो है दिखता है। लेकिन देखो, पाठ्य पुस्तकों में अभी भी पहले से लेकर आज तक भी कि जो इंटीग्रेशन हुआ है स्टेट्स का, उसका क्रेडिट सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया गया है। तो ये जो है एक भारत रत्न मिलने एक विरोधाभास नहीं है, एक डिलीशियस आयरनी नहीं है क्या? एक मिनट, हाँ बोलिए प्लीज अतुल भाई। हाँ देखिए, देर हुई है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, हम उस बात को मानते हैं। लेकिन ये कहना कभी नहीं मानेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी कम आका गया है कांग्रेस में, कभी भी नहीं। मैं आपको ऐसे आज देखिए सड़क पर उतरिए, कई जगह दिखा सकता हूं। अच्छा, ईमानदारी से मुझे बताइएगा, नैरेटिव भी गढ़ा जाता है, वो ठीक है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, किसी के मन में एक बात लगातार भर दी जाती है। आज की तारीख में सड़क पर आप जाएंगे तो सरदार पटेल कांग्रेस के बड़े आइकन हैं या बीजेपी के, आप लोगों से पूछेंगे तो ज्यादातर लोग बीजेपी कहते सुनाई देंगे। गुजरात में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बीजेपी बनाती है अभी। ठीक, मेरी बात सुनिए ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो विचार के थे जिन्होंने कहा था, भाषण में कहा था, मेरे पास है उनके खुद का आवाज में वो भाषण, उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक पागलपन है, हम सब मिलके हमारी विरासत है, ये उन्होंने कहा था। ये बीजेपी जिस तरह से प्रोपेगेंडा करती है, अभी राहुल जी और मोदी जी दोनों आमने सामने हैं, संसद में एक भाषण हुआ था जिसकी चोट आज हमें जो अमेरिका दे पा रहा है या ट्रंप दे पा रहा है, उसकी वजह यह है जो राहुल जी ने उस दिन समझाया था कि प्रोडक्शन कंजम्पशन क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या है, चीप क्या है, वो जो उन्होंने समझाया था और हमने वो मौका छोड़ दिया है और चाइना ने हम पर उस पर जो है वो आगे निकल गए हैं और इसीलिए वो अमेरिका को उत्तर जवाब दे सकते हैं और हम नीचे गर्दन डाल के बैठे हैं और उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है, जो हमने 1971 में भी नहीं किया था। कभी भी देश कभी झुका नहीं था, जो बार बार झुकना पड़ रहा है वो तो राहुल जी इतनी ताकत और इतनी समझ रखते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा करके 8-10 हजार करोड़ खर्चा करके उन्हें भी बदनाम करने का काम किया है ना। मैं पहले ही कहा, इनकी किसी को बदनाम करने की, गॉसिप फैलाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। मैं तो नागपुर में रहता हूं, नागपुर में पढ़ते थे हम लोग, हमें कहते थे नहीं ये लड़का तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम संघ की शाखा में जाते नहीं थे, ये तो गुंडा बदमाश बनेगा, ये तो सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं और आज मैं देश की सबसे बड़ी एग्जाम पास करके बैठा और जिनको कहते थे कि ये देश का बहुत बड़ा आईएएस बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, एमआर बन के घूमते फिर रहे। इसका अनुभव तो मैंने खुद किया है। मैं अनुभव बता रहा हूं, इनकी कैपेसिटी जो है, जिस तरह से लोगों को बदनाम करने की, जिस तरह से गॉसिप करने की और फैलाने की जो कैपेसिटी है वो असीम है, उसको मैं मानता हूं। और हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाने की जो कांग्रेस की, एक मिनट अतुल, हाथ पर हाथ धर के अपनी ही विरासत को गंवाने की जो कैपेसिटी कांग्रेस की है उसका भी कोई सानी नहीं ना। गुजरात में जहां 1985 में आपने 149 सीटें ली, 182 में से 95 के बाद सत्ता ऐसी गंवाई कि 2022 आते आते 17 सीटों पर सिमट गए। आज आपके 12 विधायक हैं ना, और जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिनको कमान संभाले रखे दी गई, वो सब पार्टी छोड़कर चले गए। आप कह रहे हैं बंधे हुए शेर हैं हमारे, तो चेन में उन शेरों को बांधा किसने? और वो 30-40 जो निकलने वाले थे वो कब निकाले जाएंगे? जो बी टीम है बीजेपी की, यू विल हैव टू वॉक द टॉक ना। देखिए बीजेपी की बी टीम तो बहुत पार्टियां भी है, हमारे अंदर के कुछ लोग भी है, ये खुद राहुल जी ने कहा था, और जो कार्रवाई होगी तो होगी। कल के अधिवेशन के बाद आपको बहुत सारी चीजें जो है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हुए दिखाई देगी। लेकिन जनता के भी ये ध्यान में आया है, जनता को जिस तरह से बरगलाया गया, जिस तरह से झूठ बताया गया, हर वक्त हमने सम्मान किया डिसेंट का,
विरोधियों को हमने सम्मान दिया, उसका उन्होंने फायदा उठाया, जनता बरगला गई। आज जनता को समझ में आ रहा है और आज हम जनता के मुद्दे लेकर जा रहे हैं। अंधेरा हो रहा था ना, अहमदाबाद मिल्स का जो अब ये अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, आपने इतने बड़े चेहरे बनाए, अर्जुन मोढवाडिया कितने सालों तक कमान संभाले रखे, वो गुजरात की कांग्रेस की, सब बीजेपी से मिले हुए थे, पता ही नहीं था हमें। देखिए जो डरपोक है वो चले गए, सबको मौका दिया था। अब देखो हार्दिक पटेल के सारे गुनाह माफ हो गए, सब चला गया। अल्पेश ठाकुर भी आराम से जी रहे हैं, अर्जुन मोढवाडिया जी भी आराम से जी रहे हैं। पूरे देश में ये अवस्था है। तो ये एक परिस्थिति है, एक समय काल आया है इस देश के जीवन में, वहां ये पता चल रहा है कि तानाशाही के सामने जो लोग झुक रहे वो जा रहे, जो लड़ रहे वो सामने आप अपने वैचारिक असमंजस, अंतर्द्वंद पर भी तो कुछ अपने गिरेबान में भी झांकेंगे ना। आज ही राहुल गांधी बोले इसी महाधिवेशन में कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी हमारा साथ छोड़कर चले गए। अरे भाई, कमंडल की राजनीति तो 90 के दशक में शुरू हो गई थी, तो उस बात को 35 साल हो चुके हैं। 35 साल बाद आपके दिव्य चक्षु खुले हैं। नहीं, ऐसा है कि जो विकास की गति में पीछे पड़ चुके हैं उनको भी अभी 11 साल का अनुभव हो चुका है। जिस तरह से उन्हें भी बरगलाया गया, उन्हें भी सपने दिखाए गए, उन्हें भी एक हिंदुत्व के नाम पे जो बरगला गया है उसका अंजाम और उसका नतीजा जो है सब भुगत रहे हैं। और ये बात जो राहुल जी ने कही है वो सही है। तो हम ये जो विमर्श हो रहा है उस विमर्श में कहाँ सही हुआ कहाँ गलत हुआ इसका भी विमर्श हो रहा है, तो ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, इसको लेके आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने ईबीसी की बात कही, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर अब आप पिछड़ों की बात करने लगते हैं कि पिछड़े हमें छोड़कर चले गए, वो आपको छोड़कर गए तो आपके साथियों के पास ही गए ना। तेजस्वी यादव की पार्टी का हिस्सा बन गए, आरजेडी की, या अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी से जुड़े बीजेपी के पास भी गए हैं, वरना बाकी इंडिया गठबंधन। अब आप उन्हीं के लिए खतरा नहीं बन जाएंगे? अब आप ओबीसी की बात करने लगे। अभी 10 सेकंड मुझे अनइंटरप्टेड देना संदीप जी, मैं बहुत अहम बात करने जा रहा हूं। बीजेपी के ओबीसी समाज से, तेली समाज से आते हैं रामदास तड़स जो सांसद थे, उन्हें मंदिर में इसलिए जाने नहीं दिया क्योंकि वो जनेऊधारी नहीं है और वो सवर्ण नहीं है। 2 और ऐसी घटनाएं हुई है, मराठा लोगों के साथ भी घटना हुई है कि उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया क्योंकि आपको मंदिर के गर्भगृह में आने का परमिशन नहीं है। आज ओबीसी को पता चल रहा है कि हिंदुत्व के नाम पे मतदान लेकर बराबरी और समानता का न्याय जो है वो दे नहीं रहे हैं। ब्राह्मण राष्ट्र आया है, ये सीधा कहा जा रहा है संदीप जी। कोरटकर करके जो व्यक्ति आज जेल में पड़ा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को केवल जाति के ऊपर बोल रहा है, जो उस वक्त भी बोला गया था, उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। आज जनता के सामने सारी बातें आ रही है कि क्या है ये हिंदुत्व। ये हिंदुत्व और हिंदू धर्म दोनों अलग चीजें हैं। प्रधानमंत्री जहां साथ में लेकर जाना और समानता की बात बिल्कुल नहीं है। पिछड़ी जाति के 27 मंत्री थे पिछले मंत्रिमंडल में, यहां भी वो नैरेटिव उठा ले गई है बीजेपी। क्या आपके हाथों में से? देखिए मैं अधिवेशन में गुजरात में आया हूं और गुजरात में किस तरह से उन्होंने अपनी जात को ओबीसी में डाला है ये सब जानते हैं। अपना फ़ायदा उठाने के लिए और एक हवा बनाने के लिए उन्होंने जो किया है सब जानते हैं। वो कोई ओबीसी वगैरह नहीं है, ये एकदम फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है। शक्ति सिंह गोयल साहब ने इसे विथ पेपर जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ सामने रखा है। तो वो एक करना और सत्ता का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए भी रह जाएंगे और लोगों के मन में तो एक तस्वीर चस्पा करने में कामयाब होती रहेगी क्या बीजेपी? और यहां पर अब दलित छोड़ ये पिछड़े छोड़कर चले गए राजकुमार भाटी, राहुल गांधी कह रहे हैं बड़े दिनों बाद उन्हें याद आया, और उसमें से काफी पुट तो आप जैसे दलों के पास गया ना कांग्रेस से चिटक कर। तो क्या अब आपस में ही लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी? संदीप जी, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, मैंने उस पर भी पढ़े न्यूज में भी और आपने भी बताया है, वो बहुत सही सवाल उठाए हैं उन्होंने। लेकिन उनसे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से, बेबाक तरीके से एकदम सटीक सवाल आपने भी उठाए हैं। आपने अब तक जितना बोला और जो सवाल अभी आपने पूछे अतुल लोंडे पाटिल से और अपनी टिप्पणियां की, ये एक बहुत ही शोधपरक और एक सच्चे इतिहास को प्रकट करते हैं। कांग्रेस को इन्हें सब पे विचार करना चाहिए। जो संदीप चौधरी जी ने बोला, कांग्रेस को इन पे साफ हृदय से विचार करना चाहिए। कांग्रेस की बहुत बड़ी गलतियां रही हैं, इतिहास में कांग्रेस ने गलतियां की हैं। ओबीसी को आरक्षण न देना और जब मंडल लागू हुआ था तब मंडल के विरोध में सड़कों पर उतरना,
और ये बीजेपी तो कमंडल लेकर चली थी, लेकिन उसमें अंदरूनी सहयोग कांग्रेस भी कर रही। तो इस तरह की गलतियां इनकी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब जो बात आई सरदार पटेल और महात्मा गांधी को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की। नहीं, पहले राजकुमार भाटी जी, पहले में राहुल गांधी को जो ये अब बोध हुआ कि जी हम तो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और पिछड़े हमें छोड़ गए, क्या कह रहे हैं वो तो फिर कैसे ये कदम ताल कैसे होगी आपके साथ? वो तो अपना वोट बैंक वापस जा रहे हैं। नहीं, अब तो जो अखिलेश यादव जी ने ये दूरियां ही खत्म कर दी हैं। अब तो अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दे दिया है। अब अलग अलग कहने की जरूरत ही नहीं है। दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी सबको मिला के पीडीए का नारा दे दिया। और जो पीडीए के साथ पूरे भारत में हो रहा है, अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, ये अतुल लोंडे पाटिल जी कर रहे थे कि ओबीसी में अपनी जाति को शामिल कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओबीसी होने का तो अब इस देश में कोई फायदा बचा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी व्यवस्था कायम कर दी है कि अब सारी तमाम भर्तियां उठा कर देख लें आप, जो भी सरकारी नौकरियों में भर्तियां हुई हैं पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में, उनमें देख लें कि आप ओबीसी की कट ऑफ इससे ज्यादा ऊपर जा रही है। ईडब्ल्यूएस से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से ऊपर जा रही है। वो कम नंबर पाकर ईडब्ल्यूएस वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, ओबीसी ज्यादा नंबर पाकर भी बाहर निकाल दिया जा रहा है। ओबीसी होने का भी इस देश में ओबीसी नाम मात्र करेगा। एक बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री बहुत कहते हैं कि हमने ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। उस संवैधानिक दर्जे का क्या फायदा जिसके आदेश को पर ये बात स्टेट गवर्नमेंट भी तो होगी ना। शिक्षक भर्ती के मामले में आम जनता में संदेश क्या जा रहा है? ओबीसी पिछड़े वर्ग के कौन बड़े नेता हैं आज की तारीख में कांग्रेस में? प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं ना, वो लगातार 2014 से कह रहे हैं मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, या 27 मंत्री बना दिया। या जो बात मैंने बीच में आपकी रोकी थी, सरदार पटेल की विरासत अब फिर से सहेजने की याद आ रही है कांग्रेस को। ये देर आए दुरुस्त आयद है क्या, या हुजूर आते आते बहुत देर कर दी? मैं इसी पे तो टिप्पणी कर रहा था जब आपने मुझे रोका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी माहिर पार्टी है झूठ बोलने में, फ्रॉड करने में, अफवाहबाजी में और नारे देने में, कि ये एक साथ अंबेडकर की भी पूजा कर सकते हैं, मनु की भी पूजा कर सकते हैं, मनु स्मृति की भी। ये एक साथ गांधी की भी पूजा कर सकते हैं, गॉडसे की भी पूजा कर सकते हैं। ये सरदार पटेल का और सावरकर का नाम एक साथ ले सकते हैं। ये सावरकर और सुभाष चंद्र बोस का नाम एक साथ ले सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस की फौज को मरवाने के लिए सावरकर अंग्रेजों की फौज में भर्ती करा रहे थे, उसका अभियान चला रहे थे बाकायदा। सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे अंग्रेजों की फौज छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। ये दोनों की तस्वीर लगा सकते हैं एक साथ। तो इनसे इनके दिल साफ नहीं होते, ये फर्जी। ये बात आपकी सही है, मैं सहमत हूं कि कुछ लोग बहकावे में आ गए, लेकिन अब लोग इनकी असलियत समझ चुके हैं कि ये सरदार पटेल का नाम दिल से नहीं लेते, केवल वोट हासिल करने के लिए लेते हैं। ये महात्मा गांधी का, बाबा साहब का नाम दिल से नहीं लेते हैं। अंदर से ये महात्मा गांधी के और बाबा साहब के विरोधी हैं, अंदर से सरदार पटेल के विरोधी हैं। और वो कार्टून सबने देखा, उसे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि एक जो इनकी एक पत्रिका में, सावरकर की पत्रिका में कार्टून छपा था जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर वो चला रहे हैं, तीर चला रहे हैं रावण के ऊपर, और उस रावण के जो 10 मुंह बनाए थे उनमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, नहीं उनमें तो महात्मा गांधी भी थे, भाई जनता को समझाने में नाकामी ये एक बड़ी समस्या है ना विपक्ष की, खास कांग्रेस की। अगर हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भी बात करें, उनको भी प्रतीक बना दिया है, अपना कब्जा लिया है बीजेपी ने। ये बात और है 1949 में उनकी अर्थी यात्रा निकाल दी थी, जिंदा एक भले चंगे व्यक्ति की अर्थी निकाल दी थी आरएसएस ने, और आज कहते हैं वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए, समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। इसका एक बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस लगातार 60 साल सत्ता में रही, और 60 साल सत्ता में रहने के बाद इनके कार्यकर्ता आराम परस्त हो गए, अहंकारी हो गए, जनता से कट गए, जनता के बीच जाते नहीं थे, तो समझाते कहां से? तो लोगों को बहका लिया गया। अब लोगों की ये बातें समझ में आ रही हैं। जो अतुल लोंडे पाटिल ने 2 घटनाओं का जिक्र किया, तीसरी घटना शायद वो भूल गए। राजस्थान में इन्हीं की पार्टी के विधायक मंदिर में गए तो उस मंदिर को बीजेपी के विधायक ने गंगा जल से धुलवाया है। अखिलेश यादव जी ने जब उत्तर प्रदेश आवास खाली किया लखनऊ में, तो उसको योगी आदित्यनाथ ने गंगा जल से धुलवाया।
अभी अखिलेश यादव जी एक मंदिर में गए थे पूजा करने, उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। तो आज पिछड़े ये महसूस कर रहे हैं, दलित ये महसूस कर रहे हैं, और मुसलमान तो इनके निशाने पर हमेशा रहते ही हैं। उत्तर प्रदेश में आप संभल का मामला ले लीजिए, जिस तरह मुसलमानों को लगातार अपमानित किया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। तो मुस्लिम, ओबीसी और दलित की समझ में अब ये बात आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे नफरत करती है, हमारी शत्रु पार्टी है, हमारे नहीं, हक पर मार रही है, उसमें हमारी भी नौकरियां थोड़ा छीन सा रही है, असमंजस हमारी फैला शिक्षा देते छीन हैं रही क्या? है। विनोद शर्मा, ये सवाल मैंने आपसे 3 दिन पहले भी पूछा था। राहुल गांधी जब कह रहे हैं हम मुसलमानों की, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इसलिए कई बार हमारी आलोचना भी होती है, डरना नहीं है, इससे मुद्दे उठाए जाने चाहिए। खुद तो नहीं बोले ना, लोकसभा में बोलना चाहिए था। प्रियंका गांधी वाड्रा तो थी ही नहीं संसद में, सोनिया गांधी भी नहीं बोली, तो वो वैचारिक मोदी जी भी स्पष्टता नहीं बोले। आती। नहीं, वो ठीक है, तो मोदी जी, दैट इज नॉट द वो प्रॉब्लम। कैसे मोदी ठीक जी है? बोले या ना बोले, आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे जब आप कहते हैं वो कि भाई कैसे डरना ठीक है? नहीं है? वो कैसे ठीक है भाई? आपके लिए हो गया ठीक? नहीं नहीं तो भी वो नहीं, सवाल प्रधानमंत्री पे है। रहते हैं ना विनोद। सवाल ये है कि डरना हाँ, तो नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं डरना नहीं है, तो आप किस लिए चुपचाप बैठ गए थे उस वक्त कि देखिए, नहीं, जो सवाल उठ पोजीशन जाएंगे? लिए हाँ, जो पोजीशन ली है कांग्रेस पार्टी ने, ये जो वक्फ बिल पे जो पोजीशन ली है, मैं समझता हूं वो पोजीशन लेने के बाद अब कांग्रेस पार्टी को फ्रंट फुट पे आकर अकलियतों के प्रॉब्लम्स की बात करनी चाहिए। और जब वो ये बातें करते हैं माइनॉरिटी की बात करनी चाहिए, ताल ठोक के करनी चाहिए। वो डिफिडेंस नहीं होनी चाहिए, झिझक। वो वही झिझक छोड़ बिल्कुल। दो, नाउ यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। वो झिझक अब छोड़ दो, लेकिन उसके साथ साथ एक तरीका निकालो जिसके चलते जब आप मुसलमानों की बात कर रहे हो तो हिंदुओं का जो प्रॉब्लम्स है उसको भी, उस पर भी फोकस रहे। देखिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी को नाराज कर कर कहीं भी किसी भी मुल्क में किसी जगह पे आप राज नहीं कर सकते, दुनिया के किसी कोने में नहीं कर सकते। अब रही बात, आपने बड़ा इंटेरोगेट किया भाटी साहब को और उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को भी कि भाई पटेल साहब को भारत रत्न नहीं दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जय जवान जय किसान करती है शास्त्री जी के लिए। आपको पता है जब ताशकंद अकॉर्ड हुआ था क्या किया था इन्होंने दिल्ली में? याद है आपको कि नहीं? ताशकंद पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोकर्ड बाय द सोवियत यूनियन, जिसमें अयूब खान था। वो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो जो यहां पर प्रोटेस्ट शुरू हुए और वहां पर शास्त्री जी दिवंगत हो गए इस ताशकंद में ही। किसी ने उस पर फिल्म भी बनवा दी है इन्होंने। क्या उसमें दिखाया कि इनकी अपनी पोजीशन क्या थी ताशकंद पैक्ट पे? बताया क्या? नहीं बताया ना। ऐसे ही है, ऐसे ही सरदार बाबू अंबेडकर जी, भाई अंबेडकर जी तो बुद्धिस्ट हो गए थे, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था। ही बिकेम अ न्यू बुद्धिस्ट। किस लिए? जो इनकी किताब है उसके विरोध में। तो यही बात समझा क्यों नहीं? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल फैक्चुअली एक्यूरेट बात कह रहे हैं विनोद। ये काम समझाना तो विपक्ष का काम है ना, वो क्यों नहीं समझा पाते? या मैं एक कदम और आगे, 1 मिनट प्लीज, आपकी इजाजत से एक कदम और आगे जाऊं। 1 महीने पहले की तो बात है, 9 मार्च को अहमदाबाद में थे राहुल गांधी और कह रहे हैं हमारे पास नेताओं की कमी नहीं, हमारे बब्बर शेर हैं पर चेन में बंधे हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं, रेस में बारात के घोड़े को बेच देते हैं, 30-40 को निकाल दिया जाना चाहिए। हैज ही वॉक द टॉक? जो कह रहे थे उनमें से क्या लागू किया? एक सच सच बात बताओ तुमको, हाँ, कुछ लोगों को बहुत बुरी लगेगी। हम बहुत यंग थे जब इमरजेंसी लगी थी और हम इमरजेंसी के खिलाफ पैम्फलेट्स ना डीटीसी की बस में फेंक देते थे जाके। हमारे कुछ अभिभावक थे, वो सोशलिस्ट थे, उनके नाम मैं ले सकता हूं लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो उनके दिए हुए हम पर्चे फेंक देते थे डीटीसी की बसेस में। उस वक्त हमने देखा है कौन कौन कहां कहां कॉम्प्रोमाइज हुआ था। उसमें बहुतेरे आज के जो बन के ना तुरम खान घूम रहे हैं उनके वंशज थे, उनके पुरखे थे। देखिए, जब सत्ता किसी के पास हो और ऐसे नेता के पास हो जिसका चारों तरफ बोलबाला हो और जिसका कोई अभी तक उसका कोई ओपोनेंट नजर नहीं आ रहा हो,
तो उस वक्त इतने कॉम्प्रोमाइज करते हैं लोग कि वो आपको अंदाजा ही नहीं है। अरे माफीनामे लिख के देते हैं। पर जो यहां आज देखिए के एक बड़ा दैनिक- अहम सवाल आया। सॉरी सॉरी विनोद जी, आर कुमार हैं सीतामढ़ी बिहार के हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब वो खुद को बीजेपी से अलग साबित कर सके। विचार ठीक कह रहे हैं। वो जो तो कांग्रेस उन्होंने का अभी तक- विचार में कंफ्यूजन है क्या? देखिए, माफीनामा तो लिख के नहीं दिया ना अभी तक किसी ने कांग्रेस की तरफ से। हमारे पूरी सबसे दोस्त हुआ करते हैं जिनके पास माफीनामा लिखा हुआ है लोगों का। एक की तो डेथ हुई अभी हाल ही में। देखिए, छोड़ो इन बातों को यार। सच्चाई ये है कि सत्ता जिसके पास होती है वो दबाव डाल लेता है, और उस दबाव के चलते बहुत कुछ कर गुजरता है। कोई भी नेता वो देश वेश पीछे रह जाता है। पहले सबसे पहले अपने परिवार को बचाने की चेष्टा होती है, अपने आप को बचाने की चेष्टा होती है। वो जो है वहां कांग्रेस, मैं मानता हूं इस बात को कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, उसने गलतियां की हैं, और आज अगर वो अपनी गलती मान रही है तो मैं समझता हूं एक अच्छी स्टार्ट, इट्स अ गुड बिगिनिंग। लेकिन उस गलती को ना दोहराएं और उसको दुरुस्त करें। नहीं और नहीं, दुरुस्त पर ये कैसे करेंगे? बातें मैं थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाऊंगा आदेश। ये बातें हमने कई बार सुनी है, उदयपुर में भी विमर्श हुआ था। वो पालनपुर की बात तो मैं अभी करना ही नहीं चाहूंगा। AK एंटनी की एक रिपोर्ट भी बनी थी, वो आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। बहुत सी बातें आती हैं कांग्रेस की तरफ से कि भाई कांग्रेस कोर्स करेक्शन करेगी, कोई कामराज प्लान टाइप कुछ काम हो जाएगा। अब सुगबुगाहट आ रही है कि नहीं, प्रदेश अध्यक्षों को नहीं बल्कि जिला अध्यक्षों को वो ताकत दी जाएगी, वो तय करेंगे किसको टिकट दी जाए। पर ये जमीन पर कब उतरेंगे, या बस विचार, हर बार कोई एक नया विचार? नहीं, ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी को एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है कि जो वो कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। इसका एक उदाहरण है 2022 में उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था। वहाँ उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम लेके आएंगे जो बीजेपी से टक्कर लेगा, लेकिन आज तक नहीं ला पाए। अब पिछले लगभग दिल्ली में कई दौर की बैठक हो चुकी है जिसमें जनरल सेक्रेटरीज को पहले बुलाया गया और उसमें कहा गया कि आप लोग अपने अपने यहाँ पे जिला अध्यक्ष और जो बाकी कमेटी है उसको बनाइए। राहुल गांधी एक प्रपोजल लेके ये आए हैं कि हम ये चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष को पावर दी जाए और उसके जिले में किसको टिकट दी जाएगी, विधानसभा की और लोकसभा दोनों की, वो उसकी सिफारिश ली जाएगी उसमें। और जब दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो वहां उनको बैठाया जाएगा। इसमें एक छोटा सा डिविएशन आदेश। और एक रजनीश खरे हैं, गाजियाबाद वासी हैं, मुझे लग रहा है बड़ा जायज सवाल, अहम सवाल पूछ रहे हैं कि संघ का मुकाबला करने के लिए, अब वो बीजेपी नहीं, वो संघ की बात कर रहे हैं, संघ का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस सेवा दल को पुनर्जन्म देना होगा। सेवा दल 80 के दशक तक हर जगह, हर गांव में आपको उनके कार्यकर्ता मिल जाते थे। अब वो संगठन कहां गया? जिला अध्यक्षों को आप पावर दे दो, निकलेगा क्या? अगर नीचे कार्यकर्ता ही नहीं है कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए तो काम कैसे बनेगा? उसी के लिए ये कयास हो रहे हैं कि अब इन्होंने सर्कुलर जारी करके ये कहा है सारे महासचिवों को कि आप गांव कमेटी, मंडल कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को इतनी पावर दे दीजिए कि उसकी सिफारिश पे टिकटें मिलेंगी। अब जब मैं बात कंप्लीट कर रहा था उस पर आता हूँ कि ये चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बैठे और सपोज करिए कि पूरे राज्य के चुनाव की टिकटें बट रही हैं, तो उसमें जब उनके जिले की बारी आएगी तो उस स्पेसिफिक जिला अध्यक्ष को अंदर मीटिंग में बुलाया जाएगा और उनसे उनकी बात पूछी जाएगी। दरअसल इसमें फिर होगा क्या, इससे जो दो नेता होते हैं प्रदेश के, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता, इन दोनों की पावर घट जाएंगी। राहुल गांधी इसी बात से परेशान हैं कि जब जब राज्यों में चुनाव आते हैं तो ये दो लोग टिकटें बांटते हैं और ये अपने हिसाब से पूरे राज्य को चलाते हैं और रिजल्ट उसका जीरो आता है। तो इनकी पावर्स को कर्टेल करने के लिए ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि जिला अध्यक्ष को पावर दीजिए। जब ये बैठक हुई तो दो महासचिव ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया इस बात का। उन्होंने कहा कि सर इससे प्रदेश अध्यक्ष और CLP की पावर कम हो जाएगी और आप ऐसा मत करिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर थोड़ी सी पावर एक जिले के अध्यक्ष को मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो उसी को लेके एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई जिसने पूरी ड्राफ्टिंग की और इसीलिए अधिवेशन बुलाया गया अहमदाबाद में। और अब ये इस अधिवेशन में ये अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे और इस बात को तुरंत इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है संदीप जी कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है, जहां संगठन है वो 20, 25, 30 साल पुराना है। और कई राज्य ऐसे हैं जहां उनके पास है ही नहीं।
नहीं, वो तो मैंने जिक्र किया ना, 7 राज्यों में तो कोई सांसद ही नहीं है, 3 राज्यों में तो विधायक भी नहीं है। पर जो आपने कहा कि भाई अभी कुछ लोगों ने ऐतराज दर्ज किया कि जी वो सत्ता का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। 11वां साल चल रहा है कांग्रेस का सत्ता खोए हुए, पर अभी भी डीएनए में वही शासन कि हम तो शासक हैं, नेचुरल रूलर्स हैं हम देश के। उस मानसिकता से कब निकलेगी कांग्रेस? है ना ये समस्या। राहुल गांधी बंद कमरों की बैठकों में कहते हैं कि लड़ाई बहुत लंबी है। मैं बता रहा हूं आपको संदीप जी कि राहुल गांधी बंद कमरों की बैठकों में कहते हैं कि लड़ाई बहुत लंबी है, जिनको मेरे साथ रहना है वो रहिए, हो सकता है 10 साल लगे, 10 साल तो हो ही चुके हैं, हो सकता है 15 साल लगे, 15 साल का मैंडेट जनता ने दे ही दिया, और हो सकता है 20 साल लगे। तो राहुल गांधी ने ये बात 2019 के लोकसभा चुनाव की हार के बाद अपने लोगों को कह दी थी। उसके बाद ही ये जो लंबा सिलसिला है ना, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये उसकी बड़ी वजह यही है कि लोगों को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी के भीतर। लेकिन मैं वापस उस बात पे आता हूँ, जिला अध्यक्ष वाली बात पे। उसके पीछे का एक और जो सबसे बड़ी कहानी है वो ये है कि जितने देश के बड़े उद्योगपति हैं, जब उनको कुछ भी किसी भी राज्य में कोई बड़ा काम करना होता है तो उन्हें कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 2 ही लोगों से बात करने की आवश्यकता होती है, एक प्रदेश अध्यक्ष और एक सीएलपी के नेता। अब राहुल गांधी की सोच इसमें यह है कि सपोज करिए कि किसी बड़े उद्योगपति को 2 आदमी मैनेज करने पड़ेंगे, यानी 2 आदमियों से बात करनी पड़ेगी। अब उसको हमारे मान लीजिए कि एक राज्य में 40 जिला अध्यक्ष है, तो उसको उन 40 से बात करनी पड़ेगी, और 40 के 40 लोग हमारे नहीं टूट सकते, ये बात हमारे तक पहुंचेगी। इसके पीछे की जो बड़ी कहानी है वो ये है, यानी एम्पावरमेंट तो देनी है उनको, लेकिन राज्य की जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करना है। डिसेंट्रलाइज करना है, वो डिसेंट्रलाइजेशन होगी। कथनी और करनी जो ताल ठोकी जा रही है, उसके साथ तालमेल सामंजस्य क्या बिठाया भी जाएगा। लेकिन अनुराग ढांडा, आप तो पत्रकार भी रहे हैं, अब गुजरात में बात हो रही है। गुजरात में 15% का ड्रॉप हुआ 2022 में, कांग्रेस के वोट बैंक में 17 सीटों पर सिमट गई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं। आप 13% वोटों के साथ 5 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। तो यहाँ पर कि जी ज़मीन पर लोग तैयार हो जाएंगे, चेन से बंधे हैं बब्बर शेर, चेन खोल दी जाएगी। खुलती दिख रही है चेन आपको? देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण ये है कि राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले अभी ये कहा था कि हमारे आधे लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। मैं हैरान हूँ ये जान के कि 1 महीना हो गया, आपको पता है, सबसे बड़े नेता को पार्टी के पता है कि उनके आधे लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, एक भी आदमी आज तक पार्टी से नहीं निकाला। तो बीजेपी में ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि उसके नेता ये कहते हैं राहुल गांधी जब तक रहेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम सत्ता में ही रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस इन्हीं चीज़ों से आता है। हमारी पार्टी में बताइए ना, एक आदमी का अगर हमको आज पता चल जाए कि वो बीजेपी से मिला हुआ है, कल सुबह नहीं देखेगा वो व्यक्ति, उसको पार्टी से बाहर फेंक देंगे हम। तो इसका मतलब राहुल गांधी जो कहते हैं वो सीरियस नहीं है। राहुल गांधी सीरियस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना नहीं चाहते। आरोप तो आप पर भी लगते हैं कि बी टीम बन गए हैं। आपके शीर्ष नेतृत्व भी आजकल काफी चुप हो रहा है कि दोबारा से कहीं जेल में ना डाल दिया जाए, मैनेज हो गए हैं। नहीं देखिए संदीप जी, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ने वाली पार्टी हैं। दिल्ली का बदला गुजरात में जाके लेंगे, ये आज मैं आपको बता रहा हूं। हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गोपाल राय जी, दुर्गेश पाठक जी और गुलाब यादव जी, तीनों लोग प्रभारी और सह प्रभारी गुजरात पहुंच चुके हैं। हमारी टीम ग्राउंड लेवल पे बननी शुरू हो गई है। हम लड़ाई लड़ते हैं आर पार की, और ईमानदारी से लड़ते हैं। आर पार की टक्कर में आप हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो, लेकिन हम सरेंडर नहीं करते हैं कभी भी। जिस तरीके से मौका दिया जाता है कांग्रेस की लीडरशिप के द्वारा, हरियाणा में जीता हुआ चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, किस लिए हारी? इसीलिए हारे क्योंकि अंदर खाने मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। गुजरात में भी इतने सालों से क्यों कांग्रेस हारती आ रही है? क्योंकि इनकी सारी लीडरशिप मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और पार्टी की टॉप लीडरशिप उन मिले हुए लोगों को देख रही है कि हाँ ये मिले हुए हैं और मैं देख रहा हूं। तो इसका मतलब उनकी भी मूक सहमति है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में सबसे बड़ा हाथ तो इनका अपना है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता, राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि उनके नेता जो हैं वो गुजरात के लोगों की वॉइस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और ये सच बात है।
गुजरात के लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। आज वो एक नई वॉइस ढूंढ रहे हैं जो बीजेपी के साथ सीधी टक्कर ले सके, जो उनके दिल की बात को कह सके। मुझे लगता है कि गुजरात के अंदर पॉलिटिकल चर्निंग हो रही है, नया वहां पे कुछ निकल के आया। चर्निंग हो रही है, चर्निंग पूरे अखिल भारतीय स्तर पर भी है, राजनीति में भी कोई मंथन हो रहा है और उसकी अब पहल कांग्रेस करती दिखाई दे रही है क्या आपको, संजय? देखिए, मंथन तो हो रहा है। जिस बात का जिक्र हो रहा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो मंथन ही तो है। मंथन 3 साल पहले भी हुआ, लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं और कई लोग और भी कर रहे हैं, मंथन होता है, कागजों पर कार्रवाई होती है, कागजों पर नियम कानून बनते हैं, लेकिन उसका एक तरह से उसको उतारा नहीं जाता है धरातल पर। तो मंथन और सिर्फ मंथन, जिससे जो कहते हैं ना, मंथन के बाद कम से कम कुछ तो निकलना चाहिए, कुछ निकल के आ नहीं रहा है। मुझे लग रहा है यही सबसे यहाँ पर बड़ी एक दुविधा है अहम सवाल। अब ये विरासत की जो राजनीति है, कुलदीप शर्मा हैं, हरिद्वार वासी हैं, वो कह रहे हैं जब तक कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नायकों को लेकर आक्रामक राजनीति नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस डिफेंसिव की, अरे सरदार पटेल तो वो बन जाते, मतलब चुनाव 1952 में हुए थे सबसे पहले, और जिस तरह का नैरेटिव गढ़ती है बीजेपी या दक्षिण पंथ के लोग, वो ऐसा पेश करते हैं कि नहीं जी, बनने तो चाहिए थे प्रधानमंत्री सरदार पटेल, बन गए जवाहरलाल नेहरू या बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की जी, उनको तो जानबूझ के चुनाव हरवा दिया, भाई कानून मंत्री थे ना। तो उसको आक्रामक तरीके से जब तक उसका जवाब नहीं देगी कांग्रेस, तब तक क्या बात नहीं बन पाएगी? देखिए, आक्रामक तरीके से ज्यादा जरूरी है कि आपकी शैली और भाषा, किस तरह से आप उसको कम्युनिकेट करते हैं। राजनीति में या आप क्लास में बच्चों को पढ़ाएं, राजनीति में जनता के साथ संवाद करें, शैली बहुत जरूरत है। आप किस तरह से अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं फेल हो रही है कांग्रेस। कई बातों का जो जिक्र होता है, जिन बातों का जिक्र अभी हो रहा है चर्चा में, कि भाई ऐसी घटना नहीं थी, राजेंद्र प्रसाद को नहीं रोका गया, तमाम तरह की जो चीजें हैं, लेकिन इन बातों को जिस तरह से बीजेपी रखती है और उन्हीं की काट की कोशिश जब कांग्रेस करती है, उस तरह से उसकी जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, जिस तरह से बातों को रखा जाता है, उसमें बहुत फर्क है। सच को भी कहते हैं ना, जब झूठ को भी आप 10 बार जोर से कहते हैं तो वो सच लगने लगता है, और सच को भी आप कहते रहें एक दूसरी शैली में तो वो एक इकोसिस्टम बना दिया है बीजेपी। मुझे लग रहा है ये भी एक बड़ी दुविधा है। बिल्कुल वो इकोसिस्टम है, और वो उसका शोर बहुत ज्यादा है, उसकी गूंज बहुत ज्यादा है, और उसकी गूंज चारों ओर सुनाई पड़ रही है। और कांग्रेस या दूसरी पार्टियां भी जो सच बात भी कह रही हैं, उसका शोर। पर जहां तक विचार की बात है, जो मैं विनोद शर्मा से भी पूछना चाह रहा था, एंड एज अ लीडिंग सोफोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री, संजय, क्या विचार को लेकर क्लैरिटी, स्पष्टता कांग्रेस नहीं रखेगी? भाई बीजेपी अब वो कहती है हम विचारधारा से अपना कोई किसी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वो तो अब जेडीयू हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू, उनको भी दबाव देकर अपने हिसाब से चलने को मजबूर कर रहे हैं। कांग्रेस को साफ करना होगा ना, व्हाट डू दे स्टैंड फॉर। और अब यहाँ पर याद इनको आए कि जी हम तो दलित, मुसलमान, ब्राह्मण में उलझे रहे, पिछड़ा हमें छोड़कर चला गया, तो 35 साल लग जाएं तो ये तो बहुत देर हो जाती है ना। दो चीजें हैं संदीप, विचारधारा के दृष्टिकोण से देखें तो आज आम जनता को बहुत सीधा फर्क दिखाई पड़ता है। बीजेपी, जिसका आपने जिक्र किया, विचारधारा बहुत स्पष्ट है, हिंदूवादी विचारधारा, और उस पर हम चलना चाहेंगे, ऐसे बीजेपी के लोग बड़े खुल के कहते हैं। कांग्रेस वालों से पूछें तो विचारधारा में दुविधा है। कांग्रेस के अंदर में ही 5 नेता अलग स्वर में कहेंगे और 5 नेता अलग स्वर में बात करेंगे। भाई वक्फ संशोधन विधेयक आपको गलत लगता है तो खुलकर आइए, कहिए ये गलत है। भाई ऑल सेड एंड डन, अगर आप देखें, दूसरी बात बीजेपी नहीं, आप ये नंबर्स क्योंकि मुझसे बेहतर जानते हैं, बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने में कामयाब रही। 38% ही तो वोट बैंक आया ना, 38% ये मैक्स है। 80% अगर हिंदू हैं इस देश में, तो आधे हिंदू भी आपको वोट नहीं दे रहे, ये मान लें कि मुसलमानों ने तो दिया ही नहीं, तो वो बाकी आधे कांग्रेस को दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई उग्र हिंदू बन गया। कांग्रेस इस बात को स्पष्टता से कब अपने विचारों के जरिए इजहार करती दिखेगी?
नहीं, फैक्चुअली गलत है थोड़ा सा। आधे कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। हाँ। अगर 38% बीजेपी के पास है तो कांग्रेस के पास तो सिर्फ मात्र 19-20% है। हाँ। तो जितने बीजेपी को देते हैं उसके आधे कांग्रेस को देते हैं। हाँ। कम से कम अगर एक सरलीकरण कर करके इसका विश्लेषण ठीक किया है। जाए तो। लेकिन जिस नहीं, इसको विचारधारा मैं की उस बात हो अंदाज रही में थी, कह रहा था, जो- आधे विपक्ष को जिसकी देते ज्यादा हैं ना, आधे अगर बीजेपी को दे रहे हैं, आधे विपक्ष को भी देते हैं हिंदू। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आधे विपक्ष को भी देते हैं, जितना बीजेपी को देते हैं उससे लगभग उतना ही विपक्ष को भी दे रहे हैं। लेकिन इसको उस नजरिए से पेश नहीं किया जाता, क्योंकि बीजेपी ये नैरेटिव गढ़ने में बहुत माहिर हो गई है। और कि नैरेटिव की भाई कांग्रेस क्या है, वो एंटी हिंदू है। नहीं तो तमाम कांग्रेस पार्टियां जो बीजेपी रीजनल की पिच पार्टियां पे वो क्यों anti खेल हिंदू और रही ये है? मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस करते हैं। अपनी पिच क्यों नहीं तैयार कर रही, और वो पिच तैयार होती दिखेगी क्या? कल महाधिवेशन जारी है, साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस के नेता विमर्श करते दिखाई देंगे। विमर्श में सत्ता का संघर्ष खत्म होता दिखेगा, रोड मैप दिखेगा क्या, इस पर नजर रहेगी। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।